गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज हम करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का सेट नंबर 29। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो 22 अगस्त को होने जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से करना शुरू कर दें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? चहुंदरों में, कालीबंगन में, धोलावीरा में या रंगपुर में चावल की खेती के साक्ष्य? तो ये मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, रंगपुर में। रंगपुर और लोथल नामक दो जगह पे कृषि के प्रमाण पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। लोथल और रंगपुर में प्राचीन कृषि के प्रमाण पाए गए हैं। बाद के हड़प्पा काल में चावल की खेती के शुरुआती दक्षिण एशियाई प्रमाण पाए गए हैं। सिंधु घाटी में गेहूं, कपास, सन और दाल इस क्षेत्र में फैल गए और दक्षिण में दालें और बाजरा मिले हैं। तो कौन कौन सी फसलें आप देख लीजिए, गेहूं है, कपास है, सन, दाल और बाजरा। ये फसलें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है इनके साक्ष्य मिले हैं और चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर में। और ये वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य जो है वहाँ पे लोथल और रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक फसलों के लिए समर्थन मूल्य कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? तो जो व्यापारिक फसलों के लिए जो मूल्य समर्थन लागू करने वाली नोडल एजेंसी है वो है नेफेड। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अधीन भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक सर्वोच्च संगठन है। नेफेड को किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कृषि किसान नेफेड के मुख्य सदस्य हैं, जिन्हें नेफेड के कामकाज में जनरल बॉडी के सदस्यों के रूप में कहने का अधिकार है। यानी जो कृषि किसान हैं वो ही नेफेड के मुख्य सदस्य होते हैं, जिन्हें नेफेड के कामकाज में जनरल बॉडी के सदस्यों के रूप में कहने का अधिकार है। और इनका कार्य क्या है? भारत में कृषि उपज के लिए सहकारी विपणन जो सहकारी समितियों का एक सर्वोच्च संगठन है और नेफेड के किसानों को लाभ पहुंचाना और कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने का जो है इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कब अलग किया गया? पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है एक ही था और बाद में इन्हें अलग कर दिया गया। तो इनको कब किया गया? ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर 2003 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की निगरानी के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। तो इन्हें किया गया था 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को अलग आयोग को अलग करके ये अलग से बना दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये बनाया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की निगरानी के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं राज्य पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
जो राज्य में 20वीं पशु जनगणना हुई थी 2019 में, पूरे भारत में हुई थी, लेकिन हरियाणा का यहाँ पे पूछा गया है कि हरियाणा में जो 20वीं राज्य पशु जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे अधिक जो है पशुधन की जनसंख्या है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिसार में सबसे ज़्यादा पशु है, हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले में सबसे अधिक 6,57,532 पशु हैं। राज्य में सर्वाधिक पशुधन की जनसंख्या वाला दूसरा जिला सिरसा है, जिसमें 5,71,924 पशु हैं। अब की बार प्रथम बार पशु जनगणना डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा की गई है। ये भी आप ध्यान रखना, जनगणना किसके द्वारा की गई थी? डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा। राज्य में इससे पहले पशु जनगणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी। राज्य में पशुओं में सर्वाधिक संख्या भैंसों की है और भैंस सबसे अधिक कौन से जिले में है? वो भी हिसार में है। और गायें सबसे अधिक सिरसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन सहित हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। और एंग्लो इंडियंस तो वो एक नियुक्त किया जाता है, तो कुल कितनी हो गई? वो होगी 91। यहाँ पे एंग्लो इंडियन सहित पूछा है, तो एंग्लो इंडियन सहित है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा में 14वीं लोकसभा में सर्वाधिक विधायक देने वाला गांव कौन सा है? तो 14वीं लोकसभा में कौन से गांव से सबसे ज़्यादा विधायक बने हैं? कालांवाली से, उकलाना से, चौटाला से या खरखोदा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौटाला से, जहाँ से कि 5 विधायक बने हैं। और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे ओम प्रकाश चौटाला और जननायक चौधरी देवीलाल, इनका पैतृक गाँव है। सिरसा जिले के चौटाला गांव से 5 विधायक निर्वाचित हुए हैं। चौटाला गांव जननायक चौधरी देवीलाल का पैतृक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है करनाल में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बात की जा रही है अस्थायी न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? हिसार में, जींद में, रोहतक में या सोनीपत में? तो ये स्थित है हिसार में। सेंट थॉमस चर्च का निर्माण विक्टोरिया कला की वास्तुकला में किया गया है। यह 3 दिसंबर 1865 को बिशप ऑफ कोलकाता यानी GEN कॉटन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सेंट थॉमस चर्च हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय या चेतन भगत? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर सी। अरुंधति रॉय की 5 प्रसिद्ध पुस्तकों में पहली बार निबंधों की एक व्यापक मात्रा में लेखक द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बलदेव राज महाजन, श्री बाबू स्वरूप, हवा सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ तो आपने आंसर देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर, यानी श्री बाबू स्वरूप हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? तो वित्त आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। लोक सेवा आयोग, इसका भी 315 से 322 के बीच में इसका वर्णन किया गया है, 315 से 323। और चुनाव आयोग, इसका वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 324 में। अब बचा कौन सा? नीति आयोग।
तो नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग को योजना या आयोग के स्थान पर लाया गया, जिसका गठन एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसके विपरीत वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 तथा लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 322 भारतीय संविधान में उल्लेखित है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसका संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है योजना आयोग के स्थान पर। बाकी जो तीनों हैं इनका संविधान में उल्लेख है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी सूचीबद्धता किस में होती है? ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में संकटग्रस्त सूची में लाल पांडा, जंगली सूअर, भालू, ऊदबिलाव, उड़न गिलहरी, एक सींग वाले गेंडे, जंगली गधे आदि सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है 4 देशों में नगरीकरण की स्थिति इस प्रकार है। तो जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश हैं, जो प्रथम 4 नगरीकृत देश हैं उनको देख लीजिए। सिंगापुर जो है 100% नगरीकृत, बेल्जियम 97% और कुवैत 96%, कतर 92.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, अमलताशा, नीम या यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय संकट माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, यूकेलिप्टस, जिसे नीलगिरी भी कहा जाता है। यूकेलिप्टस मर्टल परिवार जो है मर्टसिया प्रजाति के पुष्पित पेड़ों की एक भिन्न प्रजाति है। नीलगिरी की 700 से अधिक प्रजातियों में से ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया मूल की है। तो सबसे ज़्यादा इसके पौधे कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी यूरोप और अफ्रीका में भी ये पाई जाती है। एशिया में फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन जगहों पर इसके पौधे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र स्वदेशी कोविड-19 टीके का क्या नाम है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोरोनावैक और एपीवैक कोरोना। तो जो भारत की कोविड-19 वैक्सीन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत का एकमात्र स्वदेशी कोविड-19 टीका है। इसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिए कि ये जो है हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से इसको विकसित किया गया है और इसका नाम है कोवैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। तो ये था हमारे आज का सेट का आखिरी क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।